अनीता जी इस वक्त सरला जी से बात करते हुए गार्डन में टहल रही थी। राजवंशी विला के पीछे ही उनका बड़ा सा हर तरह से फूलों से भरा गार्डन था, जहाँ कई सारी तितलियां मंडरा रही थीं। वहाँ खरगोशों के लिए अलग से उनका घर बना हुआ था, जिसका ध्यान नौकर रखते थे। वहाँ खरगोश दिन भर गार्डन में उछल कूद करते रहते थे। वो जगह बड़ी लुभावनी लग रही थी। कोई भी बीमार आदमी वहाँ आकर स्वस्थ हो जाए। आखिर होता भी क्यों ना, आखिर वो राजवंशियों का गार्डन था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अंश को गलतफहमी हुई है? अनीता जी ने चलते हुए सरला जी से पूछा। तब सरला जी ने अभी अभी ध्वनि के साथ हुई बातचीत कह सुनाई। उसके बाद वो अनीता जी से कहती हैं, मालकिन, बहू रानी का परिवार ऐसा नहीं हो सकता। जिस परिवार ने उन्हें ऐसी शिक्षा दी हो, उन पर ऐसी हरकत का इल्जाम सरासर गलत हुआ ना। उनकी बात सुनकर अनीता जी मुस्कुरा दी। उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर सरला जी उलझे हुए स्वर में पूछती हैं, क्या हुआ मालकिन, आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हैं? इसलिए क्योंकि अंश ने गलत फहमी में सही जीवन साथी को चुना है। आप फिक्र ना करें, हम हमारी बहू का पूरा साथ देंगे, लेकिन बिना किसी सबूत के हम अंश की और बाकी लोगों की गलत फहमी दूर नहीं कर सकते। लेकिन अंश बाबा ने उनसे बदले के लिए शादी की है। अगर वो उनके साथ कुछ गलत कर देंगे तो फिर हमें तो यही नहीं पता कि उन्हें सब पता कैसे चला, तो उनकी गलतफहमी कैसे दूर करेंगे। सरिता जी की बातों से ध्वनि के लिए फिक्र साफ जाहिर हो रही थी। भगवान ने अगर उनकी जोड़ी बनाई है तो आगे का रास्ता वो दिखा ही देंगे। हमसे जहाँ तक होगा हम अंश को रोकेंगे, ध्वनि को समझा देंगे। लेकिन याद रहे कि ध्वनि को अभी उनके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अनीता जी ने उन्हें चिताते हुए कहा, मालकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें तीसरी मंजिल पर नहीं जाने देंगे। सरला जी ने अपनी तरफ से उन्हें आश्वस्त किया। ध्वनि अनीता जी की भेजी हुई साड़ी में तैयार खड़ी थी। अनीता जी ने साड़ी के साथ ही कुछ श्रृंगार का सामान भी भेज दिया था। ध्वनि ने इस वक्त पीले रंग की सिल्क की साड़ी सलीके से पहनी हुई थी, जिसका बॉर्डर लाल रंग का था। साड़ी पर जगह जगह छोटे छोटे स्टोन जड़े हुए थे। उस पर लाल रंग का फुल स्लीव ब्लाउज था। उसके हाथ में पीले और लाल रंग की मिक्स चूड़ियां थीं। दोनों ओर से कंगन डाले हुए थे। बीच में मांग निकालकर बालों को चोटी में गूंथ रखा था। आगे से कुछ बाल छोड़े हुए थे, जो उसके चेहरे पर थे। माथे पर लाल छोटी सी बिंदी, कान में सोने की छोटी सी बाली थी, जो वो हमेशा ही पहन कर रखती थी। पैर सूने थे, क्योंकि उसके पास पायल नहीं थी। वो पहले कभी पायल पहनती भी नहीं थी। गले में आरांस द्वारा पहनाया गया मंगलसूत्र कोई मेकअप का सामान नहीं था, सिर्फ सिंदूर की डिब्बी थी। वो एक नज़र आईने में खुद को देखती है। कल तक उसकी दुनिया कुछ और थी और आज कुछ और। खैर, समय का कोई भरोसा नहीं होता, ये तो यहाँ साबित हो चुका था। वो सिंदूर भरना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी मजबूरी थी। वैसे मजबूरी कब आदत बन जाए पता नहीं चला। ध्वनि ने चुटकी भर सिंदूर अपनी मांग में सजा लिया। सिंदूर लगते ही उसका श्रृंगार पूरा हो चुका था, जिसे मेकअप की जरूरत नहीं थी। वो इस वक्त ऐसे ही बड़ी सुंदर लग रही थी, किसी रियासत की महारानी की तरह। वो खुद को देखकर खुद ही हैरान थी। इतनी सुंदर वो खुद को कभी नहीं लगी। खैर, वो साड़ी का पल्ला अपने सिर पर रखकर नीचे की तरफ चली गई। वो हॉल में पहुंची, जहां अनीता जी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। बाकी सब अभी अपने रूम में तैयारी हो रहे थे। अनीता जी के पास जाकर ध्वनि उनके पैर छूती है। सदा खुश रहिए। ध्वनि खड़ी हुई। अनीता जी उसे ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुरा दी। वो ध्वनि के सर से पल्ला हटाकर सख्त लहजे में कहती हैं, हम सब पुरानी सोच के नहीं है। इज्जत मन में होनी चाहिए, जो हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए, लेकिन इस तरह से खुद को तकलीफ देकर नहीं। आपको सर पर पल्ला लेने की जरूरत नहीं है। जी, वो सिर्फ इतना ही कहती है। वैसे आप काफी सुंदर लग रही हैं। आप हमें दादी पुकार सकती हैं। फिलहाल आप हमारे साथ घर के मंदिर में चलें। आज आपका ससुराल में पहला दिन है, तो भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है। अनीता जी इतना कहकर आगे बढ़ गईं। ध्वनि भी उनके पीछे बढ़ गई। इस वक्त ध्वनि किचन में थी। वहां का किचन भी काफी बड़ा सा था। नए नए मशीन रखे हुए थे। हर चीज सलीके से सजी हुई थी, जिसे देखकर ध्वनि समझ गई कि इस घर के लोगों को सफाई से बहुत प्यार है। सरला जी ध्वनि से कहती हैं, बहू रानी, नाश्ता तो बन गया है, आप बस कुछ मीठा बना दीजिए। जी, लेकिन मैं क्या बनाऊं? आप चावल की खीर बना लीजिए। इस घर में सबको चावल की खीर बहुत पसंद है। अक्सर खीर बड़ी दीदी ही बनाती हैं, छोटी दीदी को आती नहीं है। सरला जी हंसते हुए बोली, बड़ी दीदी? ध्वनि को समझ में नहीं आया
कि वो किसकी बात कर रही हैं। बड़ी दीदी मतलब हंस बाबा की माँ। आप खीर बनाना शुरू कीजिए, मैं आपकी मदद करते हुए बताती हूँ। सरला जी ध्वनि को सारा सामान देती हैं। ध्वनि बड़ी ही लगन से खीर बना रही थी, साथ ही सरला जी की बात भी सुन रही थी। घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सरला जी बाकी सर्वेंट के साथ नाश्ता लगा चुकी थी। ध्वनि खीर लेकर अनीता जी के कहने पर भगवान को भोग लगाने गई थी। उस बड़े से डाइनिंग टेबल के अगल बगल बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई थी। बीच में सबसे बड़ी कुर्सी लगी हुई थी, जिस पर अभिषेक जी बैठे हुए थे। उनकी बगल में अनीता जी बैठी हुई थी। तभी ध्वनि वहां आई। सबका मुंह बनता हुआ देखकर ध्वनि को बुरा जरूर लगा, लेकिन अब उसे ये सब सहना ही था। तभी वहां अनीता जी की आवाज गूंजी, ध्वनि यहाँ आइए। ध्वनि उनकी बात सुनकर उनके पास जाकर खड़ी हो गई। अनीता जी अपनी जगह से खड़ी होकर कहती हैं, हम आपको सबसे मिलवा देते हैं। अभिषेक जी मुस्कुराकर कहते हैं, अनीता जी, हम अपना परिचय खुद दे देते हैं। ध्वनि की तरफ देखकर, हम अभिषेक राजवंशी, अंश के दादा, और अब आपके भी। ध्वनि उनकी मुस्कान देखकर मुस्कुरा देती है। वो उनके पास जाकर उनके पैर छूती है। खुश रहिए। अब अनीता जी अभिषेक जी के उस तरफ वाली चेयर की ओर इशारा करके कहती हैं, रुद्र राजवंशी, हमारे बड़े बेटे और आराज के पिता। रुद्र राजवंशी, उम्र 48। ये बिल्कुल अभिषेक जी की तरह ही बाहर से एकदम सख्त और नरम दिल इंसान है। काम से इन्हें बेहद प्यार है। कम बोलने वाले और सही का साथ देने वाले। ये अनीता जी और अभिषेक जी की बात कभी भी नहीं टालते और ना ही किसी को टालने देते हैं। ध्वनि उनके पैर छूती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते और ना ही उसकी तरफ देखते हैं। वो थोड़ी निराश हो गई। अब अनीता जी उनकी बगल में इशारा करते हुए कहती हैं, बड़ी बहू शिवानी राजवंशी, अंश की माँ और आपकी सास। शिवानी राजवंशी, उम्र 45। ये वैसे तो नेक दिल महिला है, लेकिन ध्वनि से ऐसे व्यवहार के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। अपने सास ससुर की बात कभी नहीं टालती। कल रात उसने अनीता जी की बात की नाफरमानी की थी। इसकी वजह ध्वनि के प्रति उनकी नफरत है। ये अंश से बेहद प्यार करती हैं, जो कि हर माँ अपने बच्चे से करती है। ध्वनि उनके भी पैर छूती है, लेकिन वो नजरें फेर कर पैर हटा लेती हैं। ध्वनि गहरी सांस भरती है। रुद्र जी ने कम से कम पैर तो छूने दिया था। अनीता जी भी सर हिलाकर अब अपनी साइड बगल में बैठे इंसान की तरफ इशारा करके कहती हैं, ये रंजीत राजवंशी, हमारा छोटा बेटा। रंजीत राजवंशी, उम्र 46। ये भी अच्छे इंसान है। राजवंशी एम्पायर संभालने में रुद्र जी की मदद करते हैं। ये बाहर से भी और दिल से भी कोमल स्वभाव के हैं। ध्वनि उनके पैर छूती है। उसकी उम्मीद के विपरीत उसे वहां से आशीर्वाद मिल गया। खुश रहिए। ध्वनि को थोड़ा सुकून मिला। उसकी बगल में उनकी पत्नी कामनी राजवंशी, उम्र 44, थोड़ी ईर्ष्यालु है। शिवानी जी की नकल करना इनका शौक है, लेकिन अफसोस अब तक वो वैसी जगह नहीं बना पाई। हालांकि किसी का बुरा नहीं करती, लेकिन जब भी मुंह खोलती हैं तो गलत ही बोलती हैं। ध्वनि उनके पैर छूने जाती है। इससे पहले कि वो झुकती, कामनी जी उसे रोकते हुए कहती है, बस बस, अब इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आशीर्वाद ले लेने से तुम्हारा पाप नहीं धुल जाएगा। कामनी, जरा सोच समझ कर बोला कीजिए। अनीता जी सख्ती से कहती हैं, जिस पर वो हड़बड़ाकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती हैं, नहीं माँ, वो अंश ने कहा है ना कि ये सिर्फ सजा के लिए है, इसलिए आप उनकी छोड़िए। आपको जो करना था वो कर चुके। ध्वनि इस परिवार की बड़ी बहू है और अब इस सच को कोई नहीं बदल सकता। वो कठोर लहजे में कहती हैं, सॉरी माँ। कामनी जी सर झुकाकर कहती हैं, ध्वनि, आप सबसे मिल चुकी हैं। अंश के छोटे भाई भी हैं, कामनी और रंजीत के बेटे अमित राजवंशी, आपके देवर। फिलहाल वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हुए हैं। अनीता जी ने ध्वनि से कहा तो वो सर हिला देती है। आप भी उस चेयर, शिवानी जी की एक बगल की एक चेयर छोड़कर के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ जाइए। शिवानी के बगल वाली चेयर अंश की है, उसकी बगल वाली आज से आपकी हुई, अनीता जी ने कहा। जिस पर शिवानी जी मना करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो कल पहले ही अनीता जी की बहुत सी बातों को नकार चुकी थी। अब वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। अपना गुस्सा अंदर ही रखकर वो बाहर से शांत ही रही। रुद्र जी उनका गुस्सा महसूस कर सकते थे, लेकिन फिलहाल सब मौजूद थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वैसे भी घर के मामलों में वो दोनों भाई नहीं बोलते थे, ये सब औरतें ही संभालती थी।
अब तक सब खाना शुरू कर चुके थे। शिवानी जी, अभिषेक जी और अनीता जी की तरफ देखते हुए पूछती है, माँ, पापा, वो मैं सोच रही थी कि ऑफिस वापस से ज्वाइन कर लूँ। उनकी बात सुनकर अभिषेक जी कुछ सोचकर कहते हैं, हमने पहले ही कहा था कि हम आपके फैसले में आपके साथ हैं। 2 महीने पहले ऑफिस छोड़ने का फैसला भी आपका था। आज आप ज्वाइन करना चाहती हैं तो ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। जी, शिवानी जी ने सिर हिला दी। वो धोनी को देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो वापस ऑफिस ज्वाइन कर रही थी, क्योंकि अगर वो घर में रहती तो धोनी उनकी नज़रों में आ ही जाती। कहीं ना कहीं सब ये बात समझ चुके थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो किसी की नज़र में गलत नहीं थी। धोनी की बनाई खीर भी सबने खाई थी। उसकी खीर मुंह में भरते ही एक पल को सब ठहरे। सबके ऐसे रिएक्शन देखकर अपनी घबरा गई। वो उस पल को याद करती है जब खीर बना रही थी कि कहीं कुछ भूल तो नहीं गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसने अपने हिसाब से सब ठीक ही डाला था। अभिषेक जी सब पर एक नज़र डालकर मुस्कुराते हुए ध्वनि से कहते हैं, वाह, आपने तो दिल खुश कर दिया। शिवानी बहू के टक्कर की खीर है, कहीं से भी उनसे कम नहीं है। कहाँ से सीखा आपने ये खीर बनाना? अनीता जी ने उससे पूछा। वो हिचकिचाते हुए कहती है, मेरी माँ से। वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। ओह, तब तो आपको भी आती होगी कुकिंग? अभिषेक जी पूछते हैं। हाँ, नहीं, मतलब उतनी नहीं। मुझे बस कुछ-कुछ चीज़ें ही बनानी आती हैं। माँ ने कभी बनाने ही नहीं दिया। ध्वनि को ज़्यादा कुकिंग नहीं आती थी। कोई बात नहीं, वैसे भी घर में बहुत से सर्वेंट हैं। कामनी जी मनी मन कुढ़ते हुए कहती हैं। ये माँ और पापा को हुआ क्या है? इस 2 कौड़ी की लड़की जिसने इतना कुछ कर दिया, उसके साथ ऐसे कैसे पेश आ सकती हैं? ये अंश कहाँ है? उसी से कुछ उम्मीद है। जल्दी से इस लड़की को उसकी औकात दिखा दे तो अच्छा है। नाश्ते के बाद अभिषेक जी ने ध्वनि को लिफाफा दिया, जिसे लेने से पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन फिर अनीता जी के कहने पर रख लिया। अनीता जी ने सरला जी को इशारा किया तो उन्होंने एक लाल काठ का डिब्बा उन्हें पकड़ा दिया। अनीता जी वो डब्बा खोलती हैं, उसमें सोने के कंगन थे, जिसे देखकर कामनी जी की आंखों में चमक आ गई। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि अनीता जी वो कंगन ध्वनि के हाथों में पहना रही हैं, उनकी सारी चमक गायब हो गई। उनको ध्वनि पर अलग ही गुस्सा था। ध्वनि सकचाते हुए, दादी, ये हमारा आशीर्वाद है, आपकी पहली रसोई का नेर। आप रख लीजिए, इसे संभाल कर रखिएगा। अनीता जी ने जोर डालकर कहा। ध्वनि कुछ कह ना सकी, वो सिर हिलाती। सभी लोग ऑफिस के लिए निकल चुके थे। आरांश का रात से ही कोई पता नहीं था। खैर, ये उसकी आदत ही थी, इसलिए किसी ने उसके बारे में पूछा नहीं। इस वक्त अनीता जी और ध्वनि ही घर पर थे। कामनी जी अपनी फ्रेंड के घर गई थी। अभिषेक जी भी ऑफिस चले जाया करते थे, क्योंकि घर पर उनको कोई काम भी नहीं था। अनीता जी ध्वनि के साथ अपने कमरे में थी। उनका कमरा ग्राउंड फ्लोर पर ही था। देखिए ध्वनि, हम जानते हैं कि अंश का बर्ताव आपके लिए सही नहीं है। हम आपको फिलहाल उसकी वजह नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारा अंश दिल का बुरा नहीं है। वो अपने अपनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आपको उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना है। हम मानते हैं कि यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन शादी तो हुई है ना। यह 7 जन्मों का बंधन होता है। आपको अपने रिश्ते को संभालना होगा। हम आपसे वादा करते हैं, जिस वक्त आप अंश के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई, उस वक्त के बाद से अंश खुद आपके कदमों में दुनिया भर की खुशियाँ लाकर रख देंगे। अनीता जी ने ध्वनि को समझाते हुए कहा, जिस पर ध्वनि ठंडी सांस छोड़ते हुए कहती है, लेकिन दादी, रिश्ता सिर्फ एक तरफ से तो निभाया नहीं जा सकता ना। मैं नहीं जानती कि उनको और सभी को मेरे बारे में क्या गलतफहमी है, लेकिन मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं वजह जानकर अपने ऊपर लगे सभी दागों को साफ करके उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन इतना वादा ज़रूर कर सकती हूँ कि जब तक इस रिश्ते में बंधी हूँ, तब तक मैं पूरे दिल से हर एक रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगी। ध्वनि ने सारी बात साफ जाहिर कर दी थी। वो उन्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। उसकी बात पर अनीता जी सर हिलाकर कहती हैं, आप अपनी जगह सही है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। ध्वनि अनीता जी के कमरे से निकलकर आरांश के रूम, जो फिलहाल उसका भी रूम था, उस तरफ जा रही थी। जैसे वो सेकंड फ्लोर पर पहुंची, वैसे ही उसकी नज़र थर्ड फ्लोर के नीचे आती सरला जी पर गई। सरला जी उसको देखकर उसके पास पहुंचकर कहती हैं, बहू रानी, आप आराम कर लीजिए।
हाँ, लेकिन वो ऊपर कोई रहता है क्या? ध्वनि कंफ्यूज नजरों से उसे देख रही थी। उसके सवाल पर सरला जी घबराते हुए कहती हैं, बहू रानी, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। आप बस इतना समझ लीजिए कि ऊपर भूल कर भी मत जाइएगा। उनकी बात सुनकर ध्वनि असमंजस में थी, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर वो रूम की तरफ चली गई। रूम में आकर वो एक नज़र रूम पर डालती है। अभी उसने उस कमरे को ध्यान से देखा था। वैसे तो वो रात भर यहीं रही थी, लेकिन वो खुद में ही इतनी खोई हुई थी कि उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो रूम बहुत ज़्यादा बड़ा था। वाइट और रॉयल ब्लू कलर से वहाँ का इंटीरियर सजा हुआ था। बड़ा सा राउंड शेप का किंग साइज बेड, बेड के जस्ट पीछे वॉल पर बड़ा सा फैमिली फोटो लगा हुआ था। वो फोटो आयताकार शेप का था, जिसने लगभग उस पूरी वॉल को घेर लिया था। बेड के दोनों तरफ छोटे छोटे टेबल थे, जिस पर लैंप रखा हुआ था। बड़ी सी वाइट कलर की अलमारी, उसी के साइड में ड्रेसिंग टेबल था, जिस पर लंबा सा आईना लगा हुआ था। बाकी पूरा बाल फोटोज और रूम काफ़ी सारी यूनिक शोपीस से सजा हुआ था। ध्वनि बड़े गौर से उस रूम को देख रही थी। सच में काफ़ी बड़ा और अच्छा रूम था। तभी उसकी नज़र बाथरूम के बगल में लगी ग्लास डोर पर गई। शायद वो बालकनी थी। उसके कदम अपने आप उस तरफ चल पड़े। वो ग्लास डोर स्लाइड करके बालकनी देखती है, जहाँ चेयर और टेबल लगी हुई थी। वो रेलिंग से नीचे झांकती है। बालकनी गार्डन की तरफ थी। नीचे गार्डन में नजर पड़ते ही उसकी अधरों पर मुस्कान खिल गई। अलग अलग फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थीं। सफेद प्यारे प्यारे खरगोश इधर उधर फुदक रहे थे। ध्वनि का तो दिल किया कि अभी वहां जाकर उन खरगोशों को अपनी गोद में उठा ले, लेकिन फिलहाल दोपहर का टाइम था। धूप भी थी, जिस वजह से वो एक नज़र डालकर वापस कमरे में आ गई। क्या करूं, सब कितने परेशान होंगे। किसी को कुछ पता ही नहीं है, कैसे उनसे कांटेक्ट करूं। उस हैवान गुस्से से ने तो मेरा फ़ोन भी छीन लिया है। ध्वनि कुछ परेशान थी इस वक्त। वो आईने में अपना अक्स देखती है। वो वहीं बैठकर खुद को देखते हुए खुद से कहती है, सिर्फ कुछ ही लम्हों में सब कुछ बदल गया। कल तक जहाँ मैं ध्वनि मेहरा थी, वहीं आज ध्वनि आरांस राजवंशी हूँ। दांत भींच कर, नफरत है मुझे इस नाम से। जल्दी इससे छुटकारा पाकर ही रहूंगी। वो कल के दिन को याद करती है, जब पहली बार वो आराम से मिली थी। फ्लैशबैक। दीदी जल्दी करो यार, कॉलेज के लिए देर हो रही है। एक छोटा सा मोहल्ला, जहाँ कई घर लाइन से बने हुए थे। उन्हीं घरों में से एक घर, जो एक मंजिल का था। बाहर के दरवाजे पर एक पट्टी पर मेहरा हाउस लिखकर टांगा हुआ था। उसी घर के अंदर एक हैंडसम सा लड़का अपनी घड़ी बांधते हुए नीचे आ रहा था। दिखने में वो घर भले ही छोटा था, लेकिन काफी अच्छे से सजा हुआ और साफ सुथरा था। हर जगह दीवारों पर हैंड क्राफ्ट करके डेकोरेटिव चीजों से डेकोरेशन किया हुआ था। वहाँ एक आम इंसान के सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। वो लड़का नीचे आ चुका था। हाल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति चाय की चुस्कियां ले अखबार पढ़ रहे थे। वो लड़का उनको देखते हुए कहता है, क्या पापा, आप माँ को कहते क्यों नहीं है कि इस वक्त मंदिर ना जाया करें? वो व्यक्ति अब अखबार फोल्ड करके रखते हुए कहते हैं, अब मैं क्या करूं, जब तुम्हारी दीदी कोई कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस चक्कर में मैं रोज लेट हो जाता हूँ। आज मेरा लास्ट पेपर है, फिर भी माँ मंदिर चली गई। क्योंकि आज तेरा लास्ट पेपर है, इसलिए माँ मंदिर गई हैं, भगवान जी से प्रार्थना करने के लिए कि तेरा पेपर अच्छा हो जाए। ध्वनि किचन से हाथ में दही की कटोरी लेकर बाहर आई। धीर मेहरा ध्वनि का छोटा भाई, उम्र 24 साल, दिखने में ये भी हैंडसम ही है। ध्वनि से सिर्फ 2 साल छोटा है। आज इसका लास्ट पेपर है, उसके बाद किसी अच्छी जॉब की तलाश है। वो धीर को दही शक्कर खिलाती है। धीर टाइम देखते हुए कहता है, दीदी आज आप खुद ही कॉलेज चली जाना। हाँ ठीक है, अब तू जा, वरना लेट हो जाएगा। ध्वनि मुस्कुराते हुए बोली। धीर सोफे पर बैठे व्यक्ति धर्मेंद्र जी के पैर छूता है, उसके बाद निकल जाता है। अच्छे से पेपर देना, बेस्ट ऑफ लक, ध्वनि पीछे से चिल्लाते हुए कहती है। थैंक्स दीदी, वो बाहर जाते हुए कहता है। धीर जैसे ही बाहर आया, आद्या जी, धीर की माँ, उसे वहीं मिल गई। वो अधेड़ उम्र की महिला हाथ में पूजा की थाल लिए मुस्कुराते हुए उसके पास आई। धीर मुस्कुराकर उनके पैर छूता है। खुश रहो और अपनी हर परीक्षा में टॉप करो। फिर परीक्षा चाहे करियर की हो या जिंदगी की। वीर उनके गले लगते हुए बोला, माँ, करियर वाला एग्जाम तो फिर भी इजी होता है, लेकिन लाइफ का एग्जाम बहुत टफ होता है। लेकिन फिलहाल तो करियर वाला एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो उसी का आशीर्वाद दो। जाओ और अच्छे से पेपर देकर आना। वो उसका सर थपथपाते हुए बोली। ओके माँ, बाय।
वो बाइक पर बैठा और स्टार्ट करके चला गया। आद्या जी अंदर आई, जहाँ धर्मेंद्र जी अब टीवी का आनंद ले रहे थे। वो उनको देखकर सर नामे हिला देती हैं। वो पूजा की थाल रखते हुए कहती हैं, आप और आपके न्यूज़, अखबार नहीं तो टीवी, और टीवी नहीं तो अखबार, बस हो गया। अरे आद्या नाम है तो 24 घंटे उसी अवतार में रहना जरूरी है क्या? अभी पूरे 1 घंटे बाकी है मेरे दुकान जाने में। तब तक क्या करूं? धर्मेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ माँ, पापा को टीवी देखने दो और तुम जल्दी से नाश्ता लगा दो। नाश्ता बनकर तैयार है। मैं जल्दी तैयार होकर आती हूँ, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। ध्वनि किचन से निकल ऊपर की तरफ जाते हुए बोली, हाँ हाँ जानती हूँ क्या बना होगा। एक ही चीज़ तो तुझे बनानी आती है। वो हंसकर बोली, ईस्ट और वेस्ट, ध्वनि के पोहे सबसे बेस्ट। धर्मेंद्र जी और आद्या जी दोनों एक ही साथ हंसते हुए बोले। ध्वनि उन दोनों को घूरते हुए कहती है, हाँ हाँ उड़ा लो मजाक, फिर गुस्सा हो गई तो कहेंगे कि गुस्सा नाक पर ही बैठा रहता है। कुछ पल रुककर अब वो मुंह बनाकर कहती है, वैसे ना माँ, इसमें सारी गलती आपकी है। आपने कभी किचन में घुसने ही नहीं दिया तो कैसे सीखूंगी? हाँ तो मेरी लाडो को ये सब सीखने की जरूरत ही क्या है? धर्मेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, अरे धीर मुझसे छोटा है, फिर भी उसे खाना बनाना आता है, लेकिन मुझे नहीं आता। जब गांव से आए थे हम दोनों, तब वो मुझे खाना बनाना ही नहीं देता था, वरना अब तक मैं सीख गई होती। वो शिकायती लहजे में कहती है। उसकी बात पर आद्या जी ध्वनि के गाल खींचते हुए कहती हैं, क्योंकि तेरा भाई जानता है कि उसकी बड़ी बहन दिन रात मेहनत करती है उसे पढ़ाने के लिए, इसलिए खाना बनाकर और घर का काम करके वो तेरा थोड़ा बोझ हल्का कर देता था। उसकी बात पर अब ध्वनि मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो, मुझे घर का कोई काम करने ही नहीं देते। आद्या जी उसे गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए प्यार से कहती हैं, क्योंकि मेरी लाडो रानी बाहर हमारे लिए बहुत मेहनत करती है। अरे अब आप दोनों ऐसे ही टाइम पास करेंगी क्या? लाडो, आपको कॉलेज नहीं जाना? धर्मेंद्र जी उन दोनों का ध्यान समय पर खींचते हुए बोले। ध्वनि झट से आद्या जी से अलग होकर ऊपर की तरफ जाते हुए कहती है, माँ जल्दी नाश्ता निकाल दो। ठीक है, तू जल्दी तैयार होकर आ जा। आद्या जी फटाफट किचन में चली गईं। कुछ ही देर में ध्वनि सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर और बालों का जूड़ा बनाकर नीचे आई। वो सफ़ेद साड़ी एकदम सिंपल सी थी, जिसे उसने सलीके से सेट किया हुआ था। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर थीं। आंखों में काजल के सिवा कोई मेकअप नहीं था। इस वक्त वो बिजनेस वूमेन की तरह लग रही थी, लेकिन वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। कंधे पर ब्लैक पर्स टांगा हुआ था। जब वो नीचे आई तो आद्या जी उसकी बधाइयाँ लेते हुए कहती हैं, हाय हमारी लाडो कितनी सुंदर है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। ध्वनि से रिलाकर धर्मेंद्र जी के पास डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, माँ मेरी खूबसूरती की तारीफ बंद करो, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन तो इस बात की है कि अगर मैं ऐसे ही रोज रोज कॉलेज देर से पहुंची तो कहीं मेरी अच्छी खासी जॉब को नजर ना लग जाए। अरे शुभ शुभ बोल, कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज धीर का लास्ट पेपर है, कल से तो वापस मैं ही नाश्ता बनाऊंगी, फिर लेट नहीं होगा। आद्या जी उसको पोहा परोसते हुए बोली। धर्मेंद्र जी पोहा खाते ही स्वाद लेते हुए कहते हैं, हाँ एक बात तो है, हमारी लाडो पोहे बहुत अच्छे बनाती है। अपनी तारीफ सुनकर ध्वनि खुश हो गई। वो मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू पापा। अब वो जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करके धर्मेंद्र जी और आद्या जी का आशीर्वाद लेकर निकल गई। उसके जाने के बाद धर्मेंद्र जी मुस्कुराकर कहते हैं, बहुत किस्मत वाले हैं हम कि हमें ऐसी बेटी मिली है। सही कहा आपने, उसने हम सबकी जिंदगी बदल दी। अपने सपने छोड़कर हमारी सुख सुविधा और अपने छोटे भाई के सपने को पूरे कर रही है। आद्या जी वहीं बैठते हुए बोली, दरअसल धोनी का परिवार कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं था। वो सब एक छोटे से गांव राधापुर से आते थे, लेकिन उनका परिवार शिक्षित था। सिर्फ पैसों की कमी के कारण कोई अपना लक्ष्य पूरा न कर सका। लेकिन ध्वनि 10वीं के बाद शहर जाना चाहती थी। उसका फैशन डिजाइनर बनने का सपना था। बचपन से ही वो अपने माँ पापा की लाडली थी, इसलिए उसके सपने को पूरा करने के लिए धर्मेंद्र जी ने उसे पढ़ने के लिए मुंबई भेजा। ध्वनि हमेशा से अपने परिवार की हालत जानती थी, फिर अपने भाई के सपने को भी जानती थी। उसे आईपीएस ऑफिसर बनना था। उसका भाई उससे 2 साल ही छोटा था। 10वीं के बाद वो अपने भाई को भी यहाँ लाना चाहती थी, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया। वो अपने भाई पर पूरा ध्यान देती थी,
और साथ ही अपने से नीचे क्लास के बच्चों को पढ़ाया करती थी। धीरे धीरे अब वो अपने खर्चे खुद उठाने लगी थी। उसने धर्मेंद्र जी को पैसे भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो जमीन बेचकर और आद्या जी अपने गहने गिरवी रखकर उसे पैसे भेज रहे हैं। उसने अपनी 12वीं भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास की। धीर के 10वीं के बाद उसने उसे भी अपने पास ही बुला लिया। खर्चा ज़्यादा था, इसलिए वो कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाना शुरू किया। अब दिन भर वो पढ़ाने में बिजी रहती और जो टाइम बचता उसमें खुद पढ़ती। उसे जल्दी ही समझ आ गया था कि वो अगर अपने सपने की तरफ गई तो ना ही अपने भाई के सपने पूरे कर पाएगी और ना ही अपने माँ बाप को यहाँ बुला पाएगी। इसलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया। अब तक उसका टीचर्स में अच्छा खासा नाम हो गया था, तो उसने प्रोफेसर बनना ही चुना, जिससे अच्छी खासी सैलरी भी मिले। इसी तरह वो आखिरकार प्रोफेसर बन गई, खुद का घर लिया और 2 साल पहले ही धर्मेंद्र जी और आद्या जी के साथ इस घर में शिफ्ट हुई थी। आज घर में सारी सुख सुविधा की चीजें थी। धीर भी अपना सपना पूरा कर रहा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धर्मेंद्र जी को भी उसने एक कपड़े की शॉप खोल कर दी थी। सच ही था कि उनकी स्थिति पूरी तरह से बदल दी थी ध्वनि ने, लेकिन इन सबके लिए उसे अपने सपने को छोड़ना पड़ा था। फ्लैशबैक एंड। ध्वनि अपने अतीत से वर्तमान में आई जब कमरे का गेट एक झटके में खुला। वो अभी आईने के सामने ही बैठी हुई थी। उसकी नज़र आईने पर गई, जहाँ उसे आरांस का अक्स दिखा। उसे देखते ही वो झट से उठकर पलट गई। उसकी आंखों के सामने कल रात का मंजर आ गया, जिसे याद करते ही वो हल्की घबरा गई। उसके घबराए चेहरे को देखकर आरांस के होंठ हल्के मुड़ गए। वो धीमे कदमों से उसके करीब जाने लगा। ध्वनि के दोनों हाथ आपस में उलझे हुए थे। वो इधर उधर देख रही थी कि अचानक आरांस ने उसकी कलाई पकड़ी। ध्वनि और घबरा गई। ये आप क्या? क्यों बीबी जबान नहीं खुल रही? कल रात तो बड़ी तेज चल रही थी। उसका ठंडा लहजा ध्वनि को कांपने पर मजबूर कर गया। वैसे तो वो कोई कमजोर लड़की नहीं थी, लेकिन हर बार आरांस के करीब आने पर वो कमजोर पड़ जाती थी। आरांस के सामने उसकी बहादुरी जैसे अंदर ही डरकर छिप जाती थी। ध्वनि को खुद से ऐसे डरता देखकर आरांस कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहता है, गुड, यही डर मुझे तुम्हारी आंखों में देखना है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि इस घर की बहू होने के नाते तुम्हें नीचे काम करना चाहिए? आफ्टर ऑल तुम्हें मैं आराम करने के लिए तो नहीं लेके आया बीवी। इतना कहकर वो उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर की तरफ बढ़ जाता है। उसकी मजबूत पकड़ के कारण ध्वनि के हाथों में दर्द हो रहा था। वो एक हाथ से आराज के हाथों से छूटने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर राजवंशी, प्लीज छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं? ध्वनि उसकी पकड़ से छूटने की नाकामयाब कोशिश करते हुए कहती है। अब तक आराम फर्स्ट फ्लोर तक आ गया था। वो बिना कुछ कहे सुने तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। वही ध्वनि बार बार खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी। इतना शोर सुनकर कामनी जी शैतानी मुस्कुराहट लिए अपने कमरे से बाहर आती हैं। अब तक शोर के कारण हॉल में सभी मौजूद सर्वेंट और सरला जी आ चुके थे। आरांस ध्वनि को हॉल में लाकर तेजी से आगे कर छोड़ता है, जिससे वो सीधा फर्श पर गिरती है। आ, वो सिसक पड़ी। बहू रानी, सरला जी धीरे से बुदबुदाती है, लेकिन आरांस के सामने उसके पास जा सके इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। वो मन ही मन परेशान सी कहती हैं, हे भगवान, मालकिन भी मंदिर गई हैं, अब बहू रानी को कौन बचाएगा? आरांस गुस्से में ध्वनि को घूरते हुए कहता है, बंद करो अपना यह नाटक, तुम्हारी असली जगह यही है। सरला जी की तरफ देखकर, इसका रहने का इंतजाम सर्वेंट क्वार्टर में कीजिए। सरला जी उसकी बात सुनकर जमसी गईं। वो तुरंत कहती हैं, लेकिन हंस बाबा, बहू रानी सर्वेंट क्वार्टर में कैसे रहेंगी? जैसे बाकी के सर्वेंट रहते हैं। और हाँ, आज से पूरे घर की साफ सफाई यही करेंगी। ध्वनि की तरफ देखकर चेतावनी भरे लहजे में, मेरे कमरे में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना, वरना कल जो छोड़कर गया था उसे पूरा करने में वक्त नहीं लगेगा। आरांस इस वक्त बेहद कठोर था। वो हमेशा से ऐसा ही था। ध्वनि तो स्तब्ध से उसकी बात सुन रही थी। उसके होश तो उसकी बात सुनकर ही उड़ गए थे। आज तक जिसने घर का एक काम तक नहीं किया, वो कैसे इतने बड़े महल जैसे घर को साफ कर सकती थी, वो भी अकेले? उसकी आगे की बात सुनकर ध्वनि का चेहरा लाल हो गया। वो अपनी नजरें उठाकर चारों तरफ देखती है। जहाँ सर्वेंट खड़े थे, सबकी नजरों में इस वक्त उसके लिए दया की ही भावना थी। ध्वनि को अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। आराम से एक तो सभी नौकरों के सामने उसे जलील कर रहा था, ऊपर से अंत में उसने इतनी घटिया बात सबके सामने कह दी थी।
उसकी आंखों में पहले से ही नमी थी दर्द के कारण, जो अब बेइज्जती के आंसू बनकर टपक पड़े। वो सबके सामने शर्मसार हो चुकी थी। आरांस उसे उसी जगह छोड़कर उसकी बगल से होते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन गेट के पास रुककर वो पलटकर एक नज़र सभी नौकरों पर डालकर कहता है, अगर किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी कामनी कुटिलता से मुस्कुराते हुए ध्वनि को देखते हुए तेज आवाज में कहती है, आरांस को लोगों को उसकी औकात दिखाना अच्छे से आता है। देख लो, यही है तुम्हारी औकात। तुम इस घर में नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। अब खुद को महारानी समझना बंद करो और जाकर अपना हाथ चलाओ। इतना कहकर वो हंसते हुए मटक कर चली गई। सरला जी उनके जाने के बाद भागकर ध्वनि के पास जाती हैं, जो अब रो रही थी। आज तक वो अपने स्वाभिमान से सर उठाकर चलती थी, लेकिन आज वो नौकरों के सामने सर उठाने के लायक भी नहीं बची थी। सरला जी उसके पास बैठकर चिंतित आवाज में पूछती हैं, आप ठीक है ना? ठीक? जहाँ ऐसे पत्थर दिल लोग रहते हैं, वहाँ कोई कैसे ठीक हो सकता है? ध्वनि लाचार सी आवाज में कहती है। सरला जी उसको उठाते हुए कहती हैं, बहू रानी, आप उठिए। आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मालकिन बात कर लेगी अंश बाबा से। ध्वनि खुद को संभालते हुए खड़ी होकर कहती है, नहीं काकी, आप रहने दीजिए, वरना मेरी वजह से आप उनके गुस्से का शिकार हो जाएंगी। गहरी सांस लेकर, मुझे मेरा रूम बता दीजिए। मुझे कपड़े। उसे याद आया कि उसके पास कपड़े तो हैं ही नहीं। मेरे पास कपड़े नहीं है। आप कोई पुराने कपड़े दे दीजिए, मैं चेंज करके काम स्टार्ट करूंगी, वरना ये कपड़े खराब हो जाएंगे। उसने अब तक वही सुबह वाली साड़ी पहन रखी थी। सरला जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अनीता जी शाम से पहले आने वाली नहीं थी। अभी तो सिर्फ 3 ही बजे थे। फिर मजबूरन वो ध्वनि को सर्वेंट क्वार्टर की तरफ लेकर जाती है। यहाँ अब सारे नौकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। सर्वेंट क्वार्टर बिला के बाहर था। बिला के बगल वाली जमीन पर वो क्वार्टर बना हुआ था, जहाँ बॉय और गर्ल दोनों के लिए अलग अलग क्वार्टर था। वहाँ हर सुख सुविधा मौजूद थी, जिसे राजवंशी परिवार ने प्रोवाइड कराई थी। सबका अलग अलग कमरा। हाँ, कमरा हल्का छोटा तो था, लेकिन एक इंसान के लिए काफी था। वहीं कोने में एक छोटा सा किचन और एक तरफ छोटा सा बाथरूम था। सरला जी ध्वनि को गर्ल क्वार्टर में से एक रूम देती हैं। वो एक रूम ही बचा हुआ था। इत्तेफाक से उस रूम की खिड़की से आराज के कमरे की बालकनी साफ दिखती थी। शायद इसलिए वो अब तक किसी को नहीं मिला था। सरला जी ध्वनि को वो रूम दिखाते हुए कहती हैं, बहू रानी, आप। ध्वनि उनकी बात को बीच में काटते हुए कहती हैं, काकी प्लीज, अब आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाया कीजिए। वैसे भी नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं है मेरी। आप इस तरह बुलाएंगी तो मेरे आत्मसम्मान पर हर बार गहरा घाव लगेगा। सरला जी उसकी बात सुनकर कुछ पल तक उसे देखती हैं, फिर सहमति में सिर हिलाते हुए कहती हैं, ठीक है, अगर मेरे उस तरह पुकारने पर आपको दुख होता है तो मैं अब से आपको ध्वनि ही बुलाऊंगी। ध्वनि हल्की सी मुस्कुराहट लिए कहती है, अब आप मुझे कपड़े दे दीजिए। जी, मैं कपड़े और आपकी जरूरत का सारा सामान कमरे में लेकर आती हूँ। सरला जी वहां से चली गईं। ध्वनि अब ध्यान से उस कमरे को देखती है। फिर एकाएक उसकी नजर खिड़की के बाहर जा रही थी, जहां उसे खाली मैदान दिख रहा था। फिर हल्का सा नजर ऊपर उठाती है तो उसकी नजर आराज के कमरे की बालकनी पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ओह नो, वहां से तो इस कमरे का हर एक कोना दिखेगा। एक ही खिड़की इस रूम में है ही, उसे भी अब बंद ही रखना होगा। ध्वनि अपने माथे पर हाथ रख लेती है। इधर सरला जी परेशान सी बिला के अंदर आई। सर्वेंट अपना काम करते हुए ध्वनि के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसकी आवाज सरला जी को अंदर आते ही आने लगी थी। सभी की नजरों में ध्वनि गिरी हुई लड़की ही थी। शायद इसलिए आरांस ने उसे इस तरह जलील किया। ये सब सुनना सरला जी के बर्दाश्त से बाहर था। वो गुस्से में वहां आपस में बात कर रहे सर्वेंट को देखते हुए कहती हैं, तुम सबको काम करने की सैलरी मिलती है, इस तरह किसी के चरित्र पर गंदे इल्जाम लगाने की नहीं। अगर वो सही नहीं होती तो तुम सबको क्या लगता है अंश बाबा कभी उससे शादी करते? सजा देने के उनके पास और भी तरीके थे, लेकिन वो उनसे शादी करके आए। मालकिन कभी उन्हें बहू नहीं मानती। अगर वो गलत होती तो फिर तुम सबको किसने हक दिया कि तुम सब उनके चरित्र पर गंदे इल्जाम लगाओ? तुम सबको पता भी है कि अगर मालकिन को अगर ये सब पता चला तो 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम लोगों को काम से निकालने में। उनकी बात सुनकर सब घबरा गए। उनमें से एक लेडी सर्वेंट सर झुकाकर कहती है,
हम सबको माफ कर दीजिए काकी। मालकिन को कुछ मत कहिएगा, वरना हम सबको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। उनके पीछे बाकी सब भी माफी मांगने लगते हैं, जिस पर सरला जी सिर हिलाकर कहती हैं, ठीक है, इस बार माफ करती हूँ। अब सब अपना अपना काम करो। सभी सर्वेंट अपने अपने काम पर लग गए। सरला जी खुद में कहती हैं, धोनी को कौन से कपड़े दूं? मालकिन भी नहीं है। अभी उनका फोन भी उनके गार्ड के पास होगा। शाम से पहले वो आएंगी नहीं। कोई और है भी नहीं। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया, उनके कपड़े धोनी को आ जाएंगे। साड़ी तो उनके पास होगी नहीं, सूट तो पहन ही सकती हैं। घबराते हुए, लेकिन अगर उनके कपड़ों में देखकर घर में किसी ने कुछ कहा तो? फिर सोचते हुए कहती हैं, तब तक एक सूट देकर आती हूँ, वो चेंज कर लेगी, क्योंकि अभी कोई और रास्ता भी नहीं है। बाकी का मालकिन देख लेंगी। इतना सोचकर वो ऊपर की ओर चल पड़ी। देखते ही देखते वो थर्ड फ्लोर पर एक कमरे में चली गई। उस कमरे के अंदर तरह तरह के मशीनों की आवाज़ आ रही थी। दो चार नर्स वहीं बैठी, चील जैसी निगाहें बेड पर लेटी एक लड़की पर गड़ाए हुए थीं। आखिर वो राजवंशी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उस पर अगर वो लोग ध्यान न देती तो शायद दुनिया में भी नहीं दिखती। इसलिए उन सबकी निगाहें हमेशा उस लड़की पर बनी रहती थी। सरला जी अंदर आईं। किसी की आहट सुनकर सब सतर्क होकर गेट की तरफ देखते हैं, लेकिन वहाँ सरला जी को देखकर वो सभी वापस लड़की की तरफ अपनी नज़रें करती है, क्योंकि वो सरला जी को जानती थी। जितना परिवार के लोग नहीं आते थे, उससे ज़्यादा सरला जी उस लड़की से बातें करने आया करती थी। सरला जी बेड के नज़दीक आकर प्यार भरी नज़रों से उस लड़की को देखती हैं। उनकी आंखों में नमी आ गई। वो लड़की दिखने में बेहद सुंदर थी। गोरा बेदाग चेहरा, काले घने बाल जो चोटी में गुथे हुए थे। इस वक्त वो हॉस्पिटल वाली ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। शरीर में कोई हलचल नहीं। मशीन पर दिख रहे हार्ट बीट और पल्स रेट उसके जिंदा होने के सबूत थे। दिखने में वो काफ़ी पतली सी हो गई थी। इस वक्त वो स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी। वो ध्वनि से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। ये कहना गलत नहीं होगा। सरला जी उस लड़की को देखते हुए कहती हैं, राशि कब उठेंगी आप? आपको लेटे हुए पूरे 1 महीना हो चुके हैं। देखिए ना, आपके बिना घर कितना सूना सा लगता है। आपको पता है, अंश बाबा उस नकुल के कहने पर ध्वनि को गलत मानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ध्वनि गलत नहीं है। अंश बाबा उसके साथ शादी करके आए हैं, लेकिन उनके साथ हद से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। ध्वनि को आप शायद जानती हैं ना। आप उठिएगा तभी तो सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए आपको जल्दी उठना हुआ। उनकी बातें सुनकर राशि की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी बगल में बैठी नर्स आराम से एक साफ और सॉफ्ट कपड़े से उसका चेहरा पोंछती है। हमेशा ऐसा ही होता था। सरला जी या कोई भी अगर राशि से बात करता था तो राशि की आंखों से आंसू निकल पड़ते थे, क्योंकि वो सुन सब कुछ सकती थी, लेकिन कौन से आंसू दुख के और कौन से सुख के हैं ये उन्हें पता नहीं चल पाता था। सरला जी के चेहरे पर भी आंसू थे, जिसे पहुंचकर वो खुद को शांत करती हैं। फिर उस रूम के कबर्ड में से एक सिंपल सा आरामदायक सूट निकालकर राशि को एक नज़र देखकर निकल जाती हैं। ये लीजिए ध्वनि, आप फिलहाल ये पहन लीजिए। मालकिन के आने के बाद आपको आपके कपड़े मिल जाएंगे। सरला जी ध्वनि की तरफ वो सूट बढ़ाते हुए कहती हैं, लेकिन काकी, मैं यहाँ ये कैसे पहन सकती हूँ? ध्वनि सूट देखकर पूछती है, क्योंकि उसने अब तक किसी को वहाँ सूट में नहीं देखा था। आप पहन सकती हैं। मालकिन और बड़ी दीदी सूट नहीं पहनती, लेकिन छोटी दीदी पहनती हैं। फिर आप तो पहन ही सकती हैं। फिर ये बस मालकिन के आने तक पहनना है। सरला जी उसे समझाती हैं। सरला जी के कहने पर ध्वनि वो सूट पहन चुकी थी, और हैरानी की बात तो ये थी कि वो उसे एकदम फिट आया था। वो खुद को वहाँ लगे छोटे से आईने में देखती है। वो लाल रंग का सूट पहने, एक साइड से दुपट्टा लिए हुई थी, बालों का जूड़ा बना लिया था। उसके हाथ में जो भरी चूड़ियाँ थीं, उसे निकाल कर उसने सिर्फ एक एक ही पहनी थी, क्योंकि उसे काम करना था और ऐसे में चूड़ियाँ टूटने का डर था। वो पायल भी खोल कर वहीं रख देती है। फिर एक नज़र आईने पर डालकर उस रूम का दरवाज़ा लॉक करके चली गई। वो जैसे ही विला के अंदर आई तो सर्वेंट की नज़र उस पर पड़ी। ध्वनि को कुछ देर पहले हुई घटना याद आई, जिससे वो असहज हो गई। तभी सरला जी ने उसको देखा। दरअसल सरला जी का कमरा उसी विला में था। सीढ़ियों के नीचे पीछे की तरफ एक कमरा था,
वही उनका था। ध्वनि को इस रूप में देखकर वो मुस्कुराकर उसके पास जाकर कहती हैं, आप कुछ भी पहने लगती तो अप्सरा सी हैं। ध्वनि बस मुस्कुराकर रह गई। वो सरला जी से कहती है, काकी आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ से साफ सफाई शुरू करनी है। उसकी बात सुनकर उन्हें दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस सर हिला देती हैं। वहीं कामनी जी ऊपर से ध्वनि को देखकर मन ही मन खुद से कहती हैं, ओ यम जी, ये तो उनके कपड़े हैं, ये भिखारिन कैसे पहन सकती है। वो कुछ कहने को ही, लेकिन तभी उनके दिमाग में कुछ खतरनाक सा आइडिया आया। वो अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो क्लिक करके फैमिली ग्रुप पर सेंड करते हुए खतरनाक मुस्कुराहट के साथ बोली, अब आएगा मज़ा। वो एक नज़र उस पर डालकर वापस अपने कमरे में चली गई। इधर ध्वनि भी काम में लग गई, क्योंकि घर हर रोज़ साफ होता था तो गंदगी उतनी नहीं थी, लेकिन उसे सब कुछ साफ करना पड़ रहा था। आधे घंटे उसे सिर्फ हॉल साफ करने में ही लग गए। अब उसकी कमर और हाथ दोनों का दर्द से बुरा हाल था। अब तक शाम भी हो चुकी थी। तभी बाहर से एक के बाद एक कारों के रुकने की आवाज़ आई। आरांस और शिवानी जी बेहद गुस्से में अंदर आए। उनके पीछे ही अभिषेक जी, रुद्र और रंजीत जी भी अंदर आए। सरला जी घबराते हुए कमरे से बाहर आईं, क्योंकि उन्होंने कार की आवाज़ सुनी थी। शायद आने वाले खतरे का आभास उन्हें हो चुका था। वो वहां आई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, आरांस तब तक ध्वनि का हाथ पकड़कर बीच हॉल में लाकर खड़ा कर देता है। ध्वनि तो काम में बिजी थी। आरांस को उसे ऐसे हॉल में खड़ा करते देखकर वो कुछ समझ नहीं पाई। वो सवालिया नजरों से आरांस को देखती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, जो उसी को देख रहा था। उसे ऐसे देखकर ध्वनि कुछ कहने को ही कि अचानक किसी ने उसकी बांह पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और एक जोरदार थप्पड़ ध्वनि के गाल पर जा लगा, जिससे उसका चेहरा एक तरफ हल्का झुक गया। उसके हाथ अपने आप गाल पर चले गए। वो सर उठा अपनी हैरान नजरों से सामने देखती है, जहाँ शिवानी जी बेहद गुस्से में खड़ी थी। कामनी जी भी नीचे आ चुकी थी। वो सब कुछ देखकर तीखी मुस्कुराहट लिए खुद से कहती हैं, अब आएगा मजा। सरला जी घबरा गई। वो शिवानी जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, दीदी वो, मैं इस लड़की के बचाव में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। शिवानी जी तेज आवाज में उसको हाथ दिखाकर रोकते हुए कहती हैं। फिर वो ध्वनि की कलाई पकड़कर मरोड़ते हुए कहती हैं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस कपड़े को हाथ लगाने की। अभी तुम्हें आए मुश्किल से एक दिन नहीं हुआ और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ध्वनि को अपने हाथों में बेहद दर्द हो रहा था। उसके गालों पर भी हल्के लाल निशान उभर आए थे। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दर्द से कराहते हुए कहती है, मैंने क्या किया है? मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने ये। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही कामनी जी आग में घी डालते हुए कहती हैं, देखा दीदी इस दो कौड़ी की लड़की की हरकतें। मैंने जब इसे उसके कपड़े में देखा तो खुद हैरान रह गई। मैंने सोचा कि आप सबको इसकी हरकतें दिखाऊं, इसलिए फोटो भेजा था। अभी एक दिन नहीं हुए और खुद को महारानी समझने लगी है। इस कपड़े का इसके पास होने का तो यही मतलब बनता है कि वो थर्ड फ्लोर पर गई थी। उनकी बात सुनकर आवानाज के हाथ की मुट्ठियां कस गईं। वो धधकती आंखों से उसे देखते हुए खतरनाक लहजे में पूछता है, क्यों गई थी उस फ्लोर पर? तुम्हें तो मैंने मेरे फ्लोर पर भी आने से मना किया था ना। शिवानी जी अब तक उसे छोड़ चुकी थी। ध्वनि आराज की ऐसी खतरनाक आवाज सुनकर डर गई थी। वो पलटकर उसे देखती है। उसके एक्सप्रेशन एकदम डार्क थे। उसको कुछ ना बोलता देखकर आराज चीखा, बोलो। उसकी चीख सुनकर वहां मौजूद सारे नौकर सहित ध्वनि भी कांप गई। वो कांपते हुए कहती है, मैं नहीं गई थी उस फ्लोर पर। मैं तो उसके बाद फर्स्ट फ्लोर तक भी नहीं गई। फिर ये कपड़े कैसे आए तुम्हारे पास? वो दांत भींचते हुए कहता है। तभी सरला जी आगे आकर घबराते हुए कहती हैं, इनको वो कपड़े मैंने ला कर दिए थे। उनकी बात सुनकर अब सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। शिवानी जी गुस्से में उससे पूछती है, क्यों? तुमने इसे उसके कपड़े कैसे दे दिए? सरला जी लगभग शिवानी जी की उम्र की ही थी, इसलिए वो उसे तुम कहकर ही बुलाया करती थी। सरला जी डरते हुए कहती हैं, दीदी वंश बाबा शाम को ध्वनि को पूरे घर की साफ सफाई करने को कहकर गए थे। ध्वनि ने वो सोए वाली साड़ी पहनी हुई थी। उसके पास कपड़े नहीं थे। उस साड़ी में वो काम करती तो साड़ी भी खराब हो जाती। इसलिए तुमने इस भिखारिन को ये कपड़े दे दिए। कामनी जी उसकी बात पूरी करते हुए बोली। सरला जी कामनी जी से उम्र में बड़ी थी, लेकिन कामनी जी उन्हें नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी।
इसलिए वो उन्हें ऐसे ही बुलाती थी। कामनी जी आगे सरला जी को नीची नज़रों से देखते हुए कहती हैं, देख रही हैं दीदी, नौकरों को सर पर चढ़ाने का नतीजा। शिवानी जी सरला जी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती हैं, किससे पूछकर तुमने इसे उसके कपड़े दिए? सरला जी की नज़रें नीची हो गईं। वहीं शिवानी जी तेज आवाज में वापस अपना सवाल दोहराती हैं, मैंने पूछा किससे पूछकर तुमने इस लड़की को उसके कपड़े दिए? मुझसे पूछकर, एक रौबदार आवाज हाल में गूंजी। सरला जी की सांस में सांस आई। वहीं बाकी सबकी हैरान नजरें दरवाजे की तरफ चली गईं, जहां अनीता जी मौजूद थीं। वो तेज कदमों से हाल में सबके पास आईं। ध्वनि पनीली आंखों को नीचे किए खड़ी थी। उसके गाल पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे, जिसे देखकर उनके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो गुस्से भरी आवाज में कहती हैं, हमने इजाजत दी थी इन्हें ये कपड़े पहनने की। क्या हम पूछ सकते हैं कि इन पर हाथ किसने उठाया? उनके सवाल सुनकर कामनी जी तो साइड हट गईं। वहीं शिवानी जी गुस्से का घूंट पीते हुए ध्वनि की तरफ देखती हैं, फिर अनीता जी की तरफ देखकर कहती हैं, सॉरी माँ, इस पर गुस्से में आकर हमारा हाथ उठ गया। गुस्से में आकर? क्या यह कोई सामान है जो आप इस पर अपना गुस्सा निकालेंगी? अनीता जी का गुस्सा हद पार हो गया था। वो ध्वनि की हालत देखकर सरला जी की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहती हैं, सरला, इन्हें लेकर जाइए और दवाई लगा दीजिए। जी मालकिन। सरला जी ध्वनि को अपने साथ बाहर की तरफ ले गईं। ध्वनि ने एक बार भी अपनी नजरें नहीं उठाई थी। वो उनके साथ चली गई। उसके जाने के बाद अनीता जी अब शिवानी जी और आरांश को देखते हुए कहती हैं, बहुत अच्छा किया आप सबने। उसे आए एक दिन नहीं हुए और आपने उस पर हाथ उठा दिया। उनकी बात सुनकर कामनी जी ऐंठते हुए बोली, माँ माफ कीजिए, लेकिन यही तो हम भी पूछ सकते हैं। उसे आए एक दिन नहीं हुए और आपका उसके लिए इतना कंसर्न। उसको आपने उनके कपड़े दे दिए जिसकी हालत उसकी वजह से इतनी खराब है। हाँ माँ, मैं भी कामनी जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरी बेटी की आज ये हालत सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से है और आपने उसे उसके कपड़े ही दे दिए। क्या करना चाहती हैं आप माँ? क्या आपको उस लड़की का और उसके परिवार का क्या नहीं दिख रहा? शिवानी जी गुस्से में कहती हैं। उनकी आंखों में ध्वनि के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। उनकी बात सुनकर अनीता जी गंभीर लहजे में उससे कहती हैं, हम मानते हैं आप माँ हैं और आपका इस तरह का रवैया उसी का फल है, लेकिन कभी भी भावनाओं में इतना नहीं बहना चाहिए कि हम सही गलत में फर्क ही ना समझ पाए। आरांश जो बिना किसी भाव के खड़ा था, जैसे उसे इन सब से कोई मतलब ही ना हो, वो बस अनीता जी के कारण वहां खड़ा था। उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं था। अनीता जी उसे एक नज़र देखकर कहती हैं, आपने उसे इस घर से निकाल दिया, नौकरों के सामने बेइज्जत किया, यहाँ तक कि कमरे के अंदर होने वाली बात को आपने खुलेआम कहकर उसके आत्मसम्मान को ठेस तक पहुंचा दिया। क्या हम पूछ सकते हैं कि आपको ऐसे संस्कार किसने दिए जो आप एक लड़की के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करें? आरांश बिना किसी भाव के अनीता जी से कहता है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। उसे मैं यहाँ लेकर ही इसलिए आया हूँ ताकि उसके किए की सजा दे सकूं। लेकिन आप क्यों बार बार बीच में आ रही हैं? आपको अपनी इकलौती पोती से ज्यादा वो लड़की प्यारी है? उसकी बात सुनकर अनीता जी के हाथ की मुट्ठियां कस गईं। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बारी बारी सबको देखकर कहती हैं, ठीक है, आपको जो सही लगता है आप कीजिए, हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। लेकिन हमारी एक बात ध्यान रखिएगा, आप सबसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने, हमारी नजरों ने वो देखा है जिसे आप सब मानने को तैयार नहीं। कहीं उसे गलत ठहराते हुए आप ही गलत साबित ना हो जाएं। इससे पहले कि ज्यादा देर हो, आप सब खुद को संभाल लीजिए, वरना कहीं हमसे नजरें मिलाने लायक भी ना बचें। इतना कहकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। अभिषेक जी भी चले गए। कामनी जी गुस्से में कहती हैं, ये माँ को हो क्या गया है? वो उस लड़की के लिए हम सबसे लड़ रही हैं। उसकी बात पर अब तक शांत खड़े रुद्र जी सख्त लहजे में कहते हैं, वो सच का साथ दे रही हैं। उनके हिसाब से वो सही है और आप सबके हिसाब से आप सब सही हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक चाहिए। इतना कहकर वो तेज कदमों से ऊपर की तरफ चले गए। आरांश गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला गया। रंजीत जी और कामनी जी भी चले गए। अब सिर्फ शिवानी जी वहां खड़ी थी। वो खुद से कहती हैं, मैं उस लड़की की जिंदगी को नरक बना दूंगी। उसके भाई की वजह से मेरी राशि आज कोमा में है। अजीब सी मुस्कुराहट लिए। उसके परिवार को भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर उनकी लाडली बेटी है कहाँ।
मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। सरला जी ध्वनि के गाल पर ऑइंटमेंट लगाते हुए बोली, नहीं काकी, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो मेरी हेल्प ही की है, लेकिन यहाँ सभी लोग एक जैसे ही निर्दयी हैं। वैसे भी उसको कोई ना कोई वजह चाहिए मुझसे दुश्मनी निकालने की। ध्वनि सामने देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली। उसकी बात सुनकर सरला जी एक नज़र उसे देखकर कहती हैं, नहीं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको दिख रहा है। उनके बदले व्यवहार के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसे आप नहीं समझ सकती। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? ध्वनि सवालिया नजरों से उन्हें देखती है। आपकी नहीं, आपके परिवार की। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, सिर्फ इतना जान लीजिए कि आप ये सब अपने परिवार की वजह से सह रही हैं। सरला जी इतना कहकर वहां से चली गईं। इधर ध्वनि उसकी बातों से खुद में उलझ कर रह गई। वो खुद से कहती है, लेकिन मेरे परिवार वाले ऐसे नहीं हैं। उनका तो राजवंशी परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर काकी ने ऐसा क्यों बोला? मुझे पता लगाना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द। और ये ड्रेस किसकी है? मैंने तो इस घर में किसी लड़की का जिक्र नहीं सुना। फिर ये ड्रेस? ध्वनि खुद में खोई हुई थी, इस बात से अनजान कि कोई उसे ही देख रहा है। आरास अपनी बालकनी में खड़ा था। उसकी नज़र ध्वनि के कमरे की तरफ गई तो खिड़की खुली होने के कारण उसे ध्वनि उससे दिख रही थी। वो कब से उसे ही घूर रहा था। उसे इस तरह देखकर वो खुद से कहता है, बहुत शातिर है लड़की, इतनी जल्दी दादी को भी बस में कर चुकी है। लेकिन मैं इसे उनका एडवांटेज नहीं लेने दूंगा। गरीब लोगों की यही आदत ही होती है, पहले अपने भोलेपन से अमीर को फंसा लो और ऐश की जिंदगी जियो। लेकिन ये यार तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।